इस समाज ने मुझको क्या क्या बना दिया, इस समाज ने मुझको क्या क्या बना दिया, बूढ़े हुए तो हमको भी बच्चा बना दिया। नमस्कार, केवी स्टूडियो के खास मुहिम कहता बेगूसराय बट्टा बेगूसराय में आज हमारे साथ रुपेश मनी जी हैं, जो निर्वर्तमान जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आइए जानते हैं इस चुनावी समर में और रुपेश मनी जी की कुछ बातें कि किस तरह से चुनाव होने वाला है। तो आइए मिलते हैं रुपेश मनी जी से। रुपेश मनी जी, आप बेगूसराय में बीजेपी के जिला प्रवक्ता थे और हमेशा विवादों में घिरे रहे और नगर निगम का मुद्दा हमेशा आपने बीजेपी में रहकर भी उठाया, तो ये पूरा मामला क्या था? देखिए, रही बात जहाँ तक मेरा विवाद में रहने का, मेरे से किसी व्यक्ति की नाराज़गी का, तो उनके बारे में मैं दो लाइन बोल देता हूँ। उनकी नाराज़गी वाजिब है मेरे यार, क्या बात? उनकी नाराज़गी वाजिब है मेरे यार। जो जान गया मुझे उसे प्यार हो गया। आहा, बहुत बढ़िया, क्या बात। और दूसरा आपका प्रश्न था नगर निगम से। नगर निगम के प्रति मेरा रवैया, उसके भ्रष्टाचार को लेके मैंने आवाज़ जो उठाया, तो सचमुच में एक विधायक, एक सांसद के जो क्षेत्र के विकास के लिए जो फंड होता है, उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के पास फंड होता है। और नगर निगम के वासी यदि अपने विकास की बात करे तो सबसे पहले उनका अधिकार नगर निगम पे ही है। लेकिन नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि आप वहाँ पे एक साधारण आदमी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाए तब उसको जलालत का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाए तब उसको अपना जूता घिसना होगा। भ्रष्टाचार का आलम यदि सबसे अधिक कहीं है तो वो नगर निगम के। आपको आश्चर्य लगेगा कि 2018-19 में नगर निगम की आय करीब 9 करोड़ के आसपास, और अचानक से 2019-20 मैंने एक आरटीआई दिया था जी कि भाई बताइए कि इतने वर्षों का आय क्या है, हर एक वर्षों का आप अलग अलग आय हमें बताएं क्या आमदनी है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि 19-20 का आय जो है 50 करोड़ से अधिक है। तो ये मतलब चमत्कारी रूप से वृद्धि ये आपको नहीं बता रहा है चीख चीख के कि भ्रष्टाचार में शिष्टाचार है। हम आए दिन, कौन ऐसा दिन होता है कि एक हमारा घर तो आपके शहर से जिस जिला मुख्यालय को अपने आंगन में बसाए हुए है पोखरिया गांव, उस गांव से मैं हूं, और मुझे यदि आपके स्टूडियो में आना पड़ा तो वो उसमें भी मुझे पैदल आते हुए 10 मिनट लगा। वजह क्या है? जाम है। ये जाम किसकी देन है? ये अतिक्रमण किसकी देन है? कोई एक बार ये सवाल उठाता है कि भाई हम हर हर महादेव चौक से आगे बढ़ते हैं, पटेल चौक तक तो मुझे लगता है कि हम भाई सड़क पे जा रहे हैं, एक अच्छे शहर में हम गुजर रहे हैं, एक अच्छे शहर से गुजर रहे हैं, और अचानक से पटेल चौक पे आते हैं और हमें लगता है कि अरे सामने तो संकरी गलियां हैं। आखिर एक बार ये बात तो उठे कि सड़क की चौड़ाई क्या है, अवंती रुत रोड की चौड़ाई कितनी है, और चौड़ाई यदि 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट है तो सड़क सिर्फ 12-15 फीट पे क्यों बना है? तो ये अतिक्रमण है। तो हर एक चीज के जड़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। रुपेश मनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार बहुत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं, आप भी हैं। नगर निगम को छोड़ दें, किसी ऑफिस को ले लें या कहीं भी देखें तो भ्रष्टाचार के दोषी हम भी हैं, आप भी हैं। हम आवाज नहीं उठाते, आप सुनते नहीं हैं। लेकिन इसका समाधान क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म किस तरह से होगा नगर निगम में? नगर निगम में भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब एक युवा नगर निगम के श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ दायित्व
मेयर के पद की गरिमा को बढ़ाए। बिना क्रांतिकारी कदम के बेगूसराय नगर निगम में कभी भी विकास मुमकिन नहीं है। रुपेश मनी जी, आपने युवाओं की बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं आज युवा आरक्षण की मार झेल रहा है, तो हम किस तरह से युवाओं को आरक्षण से ऊपर लाएं और एक युवा आरक्षण के प्रति क्या सोच रखता है? देखिए, आपका सवाल, आपने प्रश्न बहुत ही बेहतरीन उठाया है वर्तमान के लिए, परंतु ये प्रश्न अपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो एक प्रत्यक्ष आरक्षण है, लेकिन उससे भयावह स्थिति एक अप्रत्यक्ष आरक्षण का है, पैसे का, ओहदे का, रुतबे का आरक्षण। भाई, सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेधावी छात्रों का एडमिशन होता है, होना ही चाहिए, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऊंची रकम देके अपना एडमिशन करवाते हैं। क्या ये पैसे वाले आरक्षण को आप समाप्त कर दीजिएगा? मेधा सूची में यदि नाम आता है किसी बच्चे का तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, ये तो खुशी की बात है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें भी तो एडमिशन होता है। वो एडमिशन किस आधार पे होता है ये आप बताइए? वो एडमिशन पैसे की आरक्षण की वजह से होती है, और आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे सिर्फ शोषित वर्ग को हीन भावना से ग्रसित करवाने के लिए, आप अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हमेशा आरक्षण की बातों को समाज के सामने रखते हैं। अब देखिए, रुतबे का आरक्षण, हमारे सरकारी सेवक जो हैं, एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर हो, मास्टर हो, लेकिन उसका बच्चा पढ़ता कहाँ है? उसका बच्चा पढ़ता है डीएवी में, सेंट पॉल में, मतलब जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उसमें पढ़ता है। तो क्या ये रुतबे का, ओहदे का आरक्षण नहीं है? आप सबसे पहले यदि कुछ करना है तो सरकारी सेवक के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइए, और प्राइवेट कॉलेज जो हैं, मेडिकल को हो, इंजीनियरिंग के हो या विधि व्यवस्था का ही हो, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, यदि वहाँ पे भी एडमिशन फीस, पढ़ाई का जो फीस है वो सरकारी कॉलेजों की तरह ही वहाँ पे अनिवार्य कर दी जाए, तो आप बताइए इस आरक्षण की आवश्यकता रह जाएगी? तो हमेशा इस विषय पे, और राजनीति को ही ले लीजिए, क्या राजनीति में पैसे का आरक्षण नहीं है? क्या कोई भी दल पैसे के आरक्षण से अछूता है? 2-2, 3-3 पीढ़ी दरी बिछाते, झंडा उठाते गुजर जाते हैं, अपनी जिंदगी जी लेते हैं, और कोई आते हैं पैसे के आरक्षण से आते हैं और हमारे नेता बन जाते हैं। तो आरक्षण यदि समाप्त करना है तो यहाँ पे रुके नीलेश जी, आरक्षण को यदि समाप्त करना है तो सचमुच में हमारी सोच को संतुलित करना होगा। हमें पैसे, ओहदे, रुतबे के आरक्षण को आप सिर्फ समाप्त कर दीजिए, और आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आरक्षण की बात है और नेता आते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं, हम झंडे उठाते रहते हैं। तो सामान्य वर्ग का कोई भी लड़का राजनीति कर रहा है तो कितना फायदेमंद है? आप एक सामान्य वर्ग के, आप भी राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो आपको नीलेश जी सामान्य वर्ग को थोड़ा तरीके से बताना होगा। सामान्य वर्ग आप किसे समझते हैं? मेरे नज़र में सामान्य वर्ग, अगर मैं स्टूडियो से हूं और मेरे नज़र में अगर सामान्य वर्ग कहें तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है, किल्लत है, वो मेरे लिए सामान्य है। देखिए, आप सामान्य वर्ग बोल के सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। सामान्य वर्ग बोल के सिर्फ और सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे हैं। 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शासक वर्ग और शोषक वर्ग को किसी प्रकार से किसी चीज की कठिनाई नहीं है।
हाँ, शोषित वर्ग बटे हुए हैं। शोषित वर्ग, जिस वर्ग की बात आप कर रहे हैं, उस वर्ग से, शोषित वर्ग जिस वर्ग से हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, जिसे आपने सामान्य बताया, इसका यदि कोई शोषक है, इसे यदि कोई शोषित करता है, तो वो मेरे कथनानुसार वो शोषक वर्ग है। और दूसरा जो शोषित वर्ग है, उसका शासक शोषण करता है। और जहां तक रही बात हमारे आपके जैसे शोषित वर्ग के युवाओं के लिए राजनीति में भविष्य, तो मैं कुत्ते और हड्डी की वाली बात बताना चाहता हूं। कुत्ते और हड्डी में अच्छा संबंध होता है। हड्डी घिसता भी है, कुत्ते को लगता है कि चबाने में जो उसका खुद का जबड़ा घायल होता है, उससे जो खून रिसता है, जो उसकी जिह्वा में स्पर्श करता है, उससे जो उसे स्वाद मिलता है, उससे लगता है कि वो हड्डी को चबा रहा है। तो सामान्य शोषित वर्ग के युवाओं के लिए, जिसे आपने सामान्य बताया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने खून को चूस के हुए अपनी राजनीतिक सफलता की जितनी डपली बजाना है बजाए। रुपेश मनी जी, आपने अच्छा कहा कि जिसको जितनी डफली बजाना है बजाए। इस बार विधानसभा चुनाव है और संयोग है कि नगर निगम के मेयर के पुत्र बेगूसराय विधानसभा से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और आप नगर निगम के विरोध में रहे हैं। और इस बार किस तरह पर, आप प्रवक्ता थे बीजेपी के, तो इस बार किस तरफ आपका मूड है? बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि नगर निगम के विरोध में भी आ रहे हैं? देखिए, आप दो सवालों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। और रही बात हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार कुंदन जी, मैं हमेशा समर्थन में खड़ा हूं। और जहां बात रही नगर निगम की, तो भाई नगर निगम, हम तो उस संस्कृति से हैं जहां पे हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, तो मैं उस प्रहलाद को जानता हूं, ना कि मैं उस हिरण्यकश्यप को जानता हूं। और हमारे उम्मीदवार कुंदन जी का हमेशा मैंने सपोर्ट किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से लेके सोशल प्लेटफॉर्म तक। और बड़े ही कंफर्टेबली हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। कितनी मत से जीत रहे होंगे कुंदन सिंह बेगूसराय विधानसभा से? 20 से 25 हजार मतों से वो जीत रहे हैं। आप 2015 का आप देख सकते हैं मूड को। अमिताभ भूषण जीती हाँ, थी। और कितना आया था? 83,571। उसमें आप जदयू के 20-25 हजार वोटरों को माइनस कर दीजिए। और पहले भी हमारे साथ पासवान जाति के, जहाँ राजनीति की बात हो रही है तो वहाँ तो जाति विशेष की बात होगी ही, तो पिछले बार भी हमारे साथ पासवान समाज के लोग थे और इस बार भी हैं। पिछले बार जो पिछड़े भाई जदयू के हमसे दूर थे गठबंधन की राजनीति को मद में, इस बार तो वो मेरे साथ है। तो उनका जो भी वोट मुझे आ रहा है, वो वोट मुझे जीत की ओर ही लेके जा रहा है, वो मेरी बढ़त को ही बढ़ा रहा है। सर, आपने पासवान जाति की बात करी, बहुत अच्छी बात करी। एक का मुद्दा अभी जोर शोर पे चल रहा है, लोजपा ही भाजपा है। क्या सचमुच लोजपा ही भाजपा है? देखिए, जहां तक बात रही राजनीतिक दलों की, तो दो नाम है तो दो पार्टियां हैं। लोजपा मतलब लोजपा, भाजपा मतलब भाजपा। दोनों के नाम अलग हैं तो दोनों के काम भी अलग हैं। एक राष्ट्रवाद की राजनीति, हमारी राजनीति नेशन फर्स्ट, और उनकी राजनीति जो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हमने सुना है, बिहारी फर्स्ट। हमारे लिए जहां पूरा भारतवर्ष हमारी भूमि है, और यदि उनके लिए बिहार ही सिर्फ उनकी भूमि है, तो ये उनकी अपनी संकीर्ण मानसिकता। लेकिन उन लोगों ने, जो चिराग पासवान का बयान था, उन्होंने एक शब्द में कहा कि लोजपा ही भाजपा है। तो आप लोग भाजपा वाले लोजपा को अपना मान रहे हैं?
एनडीए में ही मान रहे हैं या फिर अलग मान रहे हैं इस बार? तब सचमुच में इस बात का जवाब भी आपको चिराग पासवान के समतुल्य जो हैं उनसे ही लेना चाहिए। लेकिन एक जिला प्रवक्ता क्या सोच रहा है इस पे? भाजपा ही लोजपा है या दूसरी, दोनों अलग अलग इस बार एनडीए में नहीं है? देखिए, हमेशा मेरा जो रहा है सोचना कार्यकर्ताओं के लिए, जो जनता है उसके लिए, जो हम मतलब आपस में हम सब यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, उन लोगों के लिए जो हमारा है कि आपस में कोई भी कार्यकर्ता एक दूसरे से विवाद करता है तो उसका विवाद व्यर्थ है। मैंने पानी पी पी के मुलायम सिंह यादव जी को भी, लालू यादव जी को भी और हमारे आदर्श नरेंद्र मोदी जी को भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखा है। लेकिन मुलायम सिंह के पोते की शादी लालू यादव की बेटी के साथ था, तो वहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी जी को भी देखा मिठाइयाँ खाते हुए, रेवड़ियाँ खाते हुए। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कार्यकर्ता लोग या आपस में समर्थक लोग एक दूसरे से लोजपा, भाजपा या किसी भी दल के समर्थक के रूप में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि जिस दल के समर्थन में वो झगड़े पे उतारू हैं, क्या उनके श्रेष्ठ नेता उनकी बहन की, उनकी बेटी की शादी में आएंगे? नहीं आएंगे। आपको इसी समाज में रहना है तो आप किसी के समर्थक हैं तो वैचारिक समर्थक रहे, लोजपा भाजपा कहते रहे, लेकिन सभी एक ही रहे। बस एक दिन मत की बात है, आपका एक मत है, मेरा मत है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरे लिए भारत प्रथम है, तो मैं कमल फूल पे अपना बटन दबाऊंगा। तो इसमें हम सभी एक हैं। ये लोजपा भाजपा ये कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सब एक हैं। हम पार्टी के अलग अलग वोटर्स हो सकते हैं, हमारा मन अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए 7 सीट पे चुनाव लड़ रही है, तो सबसे अधिक वोट से, मतदान से कहाँ आप जीत रहे हैं बेगूसराय विधानसभा में? हर एक जीत, एनडीए की हर एक जीत, एनडीए के हर एक प्रत्याशी के लिए अभी हमारा किसी अन्य राजनीतिक दलों से किसी प्रकार का मुकाबला है ही नहीं। हमारा यदि मुकाबला है तो हमारे आपसी प्रत्याशी के, कि कौन सा प्रत्याशी किस प्रत्याशी से अधिक मतों के अंतराल से अपनी जीत को दर्ज करेगा। इसलिए किसी एक के बारे में कहना कि ये सबसे अधिक मतों से जीतेंगे तो ये मेरे लिए बेईमानी की बात होगी। सर, केवी स्टूडियो में आप आए, डॉक्टर रोशन सर ने एक मुहिम शुरू की है हर उस व्यक्ति के विचार को जानने की जो बेगूसराय में एक विचारक की भूमिका में है। हर उस टैलेंट को खोजने की कोशिश हम लोगों ने की है। आप केवी स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा? तो सबसे पहले तो ये सवाल मेरे से सबसे पहले पूछना चाहिए था, तो मेरा जवाब यही होता कि सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन जी को, कवि नीलेश जी को एवं इनके टीम के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने केवी स्टूडियो के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को एक आधुनिक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे कई सारे विचारक बेगूसराय की भूमि पे एक दूसरे के सामने स्पष्ट नजर आएंगे अपनी बातों को रखते हुए, और ये एक बहुत ही उम्दा प्रयास है उनका, जिसके लिए मैं उनको दूसरी बार धन्यवाद देता हूँ। रुपेश मनी जी, चुनाव की व्यस्तता में आप हमारे तक आए, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।